सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रजेश केर श्रीनाथ इंस्टीट्यूट से। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर फर्स्ट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड पर। उसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले शिक्षण क्या है, शिक्षण और प्रशिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर है, शिक्षण में क्या क्या सम्मिलित होता है, शिक्षण की मूल अवधारणाएं क्या है, शिक्षण की मूल रूट क्या है, शिक्षण का मूल भाव क्या है, शिक्षण का दायरा कितना होता है और शिक्षण का क्या उद्देश्य है और शिक्षण की उत्तम विशेषताएं क्या क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखें कि शिक्षण क्या है। शिक्षण के बारे में हम जब देखेंगे तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि शिक्षण शब्द किससे मिलकर बना है। तो शिक्षण शब्द की बात करें तो शिक्षण शब्द शिक्ष धातु से मिलकर बना और शिक्ष का अर्थ है सीख देना, सीख देना। शिक्षण की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? शिक्षण शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के टीचिंग शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि अंग्रेजी के टीचिंग का हिंदी रूपांतरण शिक्षण है। हिंदी रूपांतरण शिक्षण है। तो शिक्ष का अर्थ है सीख देना। इस प्रकार यदि हम देखें कि शिक्षण का क्या अर्थ है, शिक्षण माने क्या, तो शिक्षण का अर्थ है सीख देने की प्रक्रिया, सीखने की या सिखाने की प्रक्रिया, सीख देने की प्रक्रिया। यह शिक्षण टॉपिक का पिलर है। सीख देने की प्रक्रिया माने शिक्षण। सीख मतलब ज्ञान, सीख मतलब शिक्षा, देना मतलब ट्रांसमिशन होना। एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में शिक्षा का ट्रांसमिशन करना, किसके तहत करना? प्रोसेस के तहत करना। यही शिक्षण कहलाता है। शिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच में क्या अंतर है? तो शिक्षण का मतलब तो है सीख देने की प्रक्रिया, सीख देने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान से। शिक्षा का दो अर्थ है। इसके दो अर्थ हैं, एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का मतलब क्या है, इस बात को समझें। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा अपने बाल्यकाल से ही लगाकर मृत्यु तक चलती रहती है, यानी कुछ न कुछ सीखने की प्रोसेस हमारे जीवन में बाल्यावस्था से लगाकर लगातार सतत चल रहा, ये शिक्षा का व्यापक अर्थ कहलाता है। इसको हम दूसरे संदर्भ में यदि हम समझें तो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सीखते रहना, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दोनों चीज आ रही है इसमें। अनौपचारिक रूप से सीखते रहना,
यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। जबकि संकुचित अर्थ में शिक्षा का क्या मतलब है? तो संकुचित अर्थ में शिक्षा सिर्फ औपचारिक रूप से दी जाती है। औपचारिक रूप से कहां दी जाती है? ये हम यदि एजुकेशन के संदर्भ में इसको देखेंगे तो स्कूल में, कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में जो औपचारिक रूप से एक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर नियोजित प्लानिंग के तहत यदि कोई शिक्षा दी जा रही है तो वह शिक्षा का संकुचित अर्थ के अंतर्गत उसको हम समझ सकते हैं। दूसरा, यदि हम देखें प्रशिक्षण क्या है। यदि प्रशिक्षण की बात करें, शिक्षण एक व्यापक चीज है। प्रशिक्षण उसका एक छोटा भाग है। यदि किसी व्यक्ति को कोई खास बात सिखाना है, कोई खास काम करने का कौशल सिखाना है, या कोई खास आवश्यक ज्ञान या कोई खास स्किल उसे प्रदान करना है हुनर के लिए, उस हुनर के आधार पर उसकी क्षमता और व्यवहार में परिवर्तन कर दिया जाए, वैसी ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उसे प्रशिक्षण कहा जाता है। प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसकी कार्य में कुशलता लाना होती है। तो किसी व्यक्ति को किसी खास काम करने के लिए आवश्यक ज्ञान या कौशल प्रदान करना, कुशलता प्राप्त करने के लिए ऐसी स्थिति, ऐसी शिक्षा को प्रशिक्षण कहा जाता है। क्यों दिया जाता है ये शिक्षण? इसका उद्देश्य होता है अधिगम। अधिगम का मीनिंग हम ऐसे समझ सकते हैं, लर्निंग या टू लर्न, इसका उद्देश्य होता है। इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है, तो इसके अंतर्गत मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक मूल्य के आधार पर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अधीन यूजीसी नेट के थ्रू कॉलेजों के माध्यम से अधिगम शिक्षक के माध्यम से शिक्षार्थी को ये जो निर्धारित प्लानिंग के आधार पर, मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूं, निर्धारित एक नियोजित प्लानिंग के तहत ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी के अंतर्गत एक लर्निंग प्रोसेस उत्पन्न करना, यह शिक्षण कहलाता है। लर्निंग प्रोसेस उत्पन्न करना या शिक्षार्थी में अधिगम उत्पन्न करना शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है। तो मूल उद्देश्य क्या है इसका? अधिगम। दूसरी बात, शिक्षण के अंतर्गत केवल एक पहलू नहीं होता है। शिक्षण में कॉलेजेस होते हैं, संस्था होती है, शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, सिलेबस होता है, साधन होते हैं, पद्धतियां होती है और मूल्यांकन होता है। इसका नाम शिक्षण है और इनका उद्देश्य अधिगम पैदा करना, अधिगम उत्पन्न करना, किसमें? शिक्षार्थी में। यह शिक्षण होता है। ये जो शिक्षण पूरा दिया जाता है इसको कहा जाता है, ये हायर एजुकेशन के अंतर्गत यह शिक्षण जो दिया जाता है यह औपचारिक प्रकृति का होता है। औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, न कि इनफॉर्मल होता है। यह जो शिक्षण दिया जाता है ये एक प्रतिरूप के रूप में, इसका यदि प्रतिमान की बात करें हम तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रतिमान दिखाई देते हैं। एक प्रतिमान जो शिक्षण दिया जाता है वह जो होता है वह डायरेक्शनल मेथड्स पर आधारित होता है। निर्देशात्मक प्रतिरूप यानी प्रतिमान पर आधारित होता है।
निर्देशात्मक या डायरेक्शनल प्रतिमान पर आधारित होता है। तो ये पूरा औपचारिक होता है, डायरेक्शनल होता है, निर्देशात्मक होता है। निर्देश दिए जाते हैं शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी को इस पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए, तो 1 to 1 डायरेक्शनल होता है। तो इसका पूरे प्रतिमान की बात करें तो ये एक डायरेक्शनल प्रतिमान का प्रतिरूप है शिक्षण। दूसरा एक प्रतिरूप है, इसका प्रतिमान है, जो मेजर प्रतिमान है वो है अधिगम। यह भी प्रतिमान या प्रतिरूप कह सकते हैं। तो दो आधार पर इसकी नींव खड़ी होती है। पहला डायरेक्शनल चलता है, दूसरा प्रतिमान अधिगम यानी कि टू लर्निंग, विद्यार्थी के अंतर्गत कुछ सिखाना, और पूरा का पूरा औपचारिक प्रकृति का होता है। यह पूरी प्रोसेस जो होती है, इसके नेचर की यदि हम बात करें, शिक्षण का जो नेचर होता है, नेचर की यदि बात करें तो इसमें कला भी है और साइंस भी है। कला और विज्ञान का समरूप शिक्षण कहलाता है। उसका नेचर कला यानी कि निरंतर ये चलता है अभ्यास के माध्यम से, और नई चीजें, नए आविष्कार, नया विज्ञान, नई खोज के आधार पर भी इसमें प्रयोग होता रहता है। इसलिए हम शिक्षण को न सिर्फ कला कहेंगे, बल्कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों का समरूप है। तो इस आधार पर शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या समाहित है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षण शब्द क्या है, शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षा के बीच में क्या अंतर है, इस बात को हमने देखा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है हायर एजुकेशन के अनुसार। इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो पेपर है और ये जो यूनिट है, ये यूनिट में 90% प्रश्न समझ के आधार पर आप कर सकेंगे, और 10% क्वेश्चन फैक्ट्स या रटने के आधार पर किए जा सकते हैं। लेकिन 90% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ समझने के आधार पर ही किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसका क्रश निकालें, इसका सार निकालें, इसका भाव निकालें, तो शिक्षण क्या है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो है साधन है। शिक्षण क्या है? साधन है। शिक्षण साधन है। ये पूरा का पूरा एक साधन के रूप में काम करता है। किस लिए काम करता है? अधिगम करवाने के लिए, सिखाने के लिए। तो शिक्षण साधन है, तो अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? तो अधिगम साध्य है। यह साधन है, पूरा शिक्षण साधन है। तो जो इसका पूरे का उद्देश्य जो है, शिक्षण का उद्देश्य अधिगम प्राप्त करना, अधिगम उत्पन्न करना, और अधिगम एक साध्य है, शिक्षण साधन है। शिक्षण जो है एक व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक प्रोसेस है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। कैसे है? हमने यहां पर देखा, निर्धारित प्रजातांत्रिक मूल्य के आधार यूजीसी के माध्यम से हायर एजुकेशन का तैयार करवाती है। तो ये प्रोसेस के थ्रू होता है, नियोजित प्लानिंग के थ्रू होता है। फिर कॉलेजों के लिए एक करिकुलम और पाठ्यक्रम सौंपा जाता है, जो निर्धारित समय के अंतर्गत उस शिक्षार्थी को शिक्षक के द्वारा एक विधिवत पद्धति के अनुसार साधनों का प्रयोग करते हुए उसे सीख देना होता है। इसलिए ये व्यापक प्रोसेस है शिक्षण। शिक्षण जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। ये कैरिकुलम निर्धारित समय का रहता है और निरंतर शिक्षण चलता रहता है। तो सतत प्रक्रिया, यहाँ तो टाइमिंग होता है, कोई पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराने के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम का समय होता है, लेकिन यदि हम शिक्षण की बात करें तो वह सतत चलता रहता है। तो शिक्षण एक सतत प्रक्रिया भी है। शिक्षण एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षार्थी में कुछ चेंजिंग लाता है। किसके थ्रू? पाठ्यक्रम के थ्रू और शिक्षण के थ्रू एक चेंजिंग लाता है शिक्षण। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो होता है ये व्यक्ति के अंतर्गत जो एक निर्धारित यानी कि जो नियम सोच रखा है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं अपेक्षित परिवर्तन लाता है। तो शिक्षण व्यक्ति के अंतर्गत अपेक्षित परिवर्तन लाता है। शिक्षण अपेक्षित परिवर्तन लाता है। शिक्षण जो होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में पारस्परिक संबंध होते हैं। तो शिक्षक का प्रभाव शिक्षार्थी पर पड़ता है, शिक्षार्थी का प्रभाव शिक्षक पर पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो होता है यह पारस्परिक प्रभाव है शिक्षक और छात्र दोनों के बीच। तो पारस्परिक प्रभाव है ये किसके बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये पारस्परिक शिक्षण जो होता है वह एक अंतः प्रक्रिया होती है, एंड प्रोसेस या इंटर वर्किंग। शिक्षण अंतः प्रक्रिया होती है। कैसे होती है? शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया होती है, यह बात कही है एडमन ने। एडमन नामक थिंकर है, उन्होंने कहा शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया होती है, इंटर वर्किंग या एंड प्रोसेस। कैसे होती है? एक संस्था होती है, उस संस्था के अंतर्गत शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है। तो एक अंतः प्रक्रिया होती है, इंटर वर्किंग हो रहा है। दूसरा, इनके बीच में कक्षा में जो वार्ता होती है, कक्षा के अंतर्गत जो संवाद होता है, छात्र शिक्षक या छात्र छात्र के बीच में जो संवाद होता है, जो वाद होता है, जो संप्रेषण होता है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया होती है। और इस बात को कहा है एडमन ने। शिक्षण दूसरों को सिखाने की प्रक्रिया है, यह बात कहता है आपका रियांस। शिक्षण दूसरों को सिखाने की प्रक्रिया है, यह कहा है रियांस ने। शिक्षण सहायता प्रदान करता है। शिक्षण सहायता प्रदान करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल या अभिरुचियां सिखाता है। शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान देता है तो सहायता कर रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी को कोई हुनर सिखा रहा है तो सहायता कर रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी को कोई अभिरुचि के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहा है तो सहायता कर रहा है। तो शिक्षण सहायता प्रदान करता है सिखाने में। यह बात कही है आपके वर्ल्ड बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया के अंदर। तो शिक्षण सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है, ये इस बात को कहा है वर्ल्ड बुक ऑफ
एनसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत। शिक्षण एक प्रारूप भी है। कैसे है प्रारूप, इसको भी देख ले। शिक्षण एक प्रारूप है, तो अभी हमने चर्चा की शिक्षण प्रारूप किस रूप में है। एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति या कम परिपक्व व्यक्ति, अपरिपक्व की जगह मैं यूज करूंगा कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में जो आत्मीय संबंध होता है उसका एक मूर्त, एक ढांचा, एक डिजाइनिंग के रूप में काम करता है, जिसको कहा जाता है प्रारूप, मॉडल। तो शिक्षण यानी कि शिक्षक एक परिपक्व होता है, शिक्षार्थी कम परिपक्व होता है। तो परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में आत्मीय संबंध का जो मॉडल होता है वह शिक्षण के अंतर्गत होता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षण एक प्रारूप है एक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के आत्मीय संबंधों का। यह बात कही है मॉरिसन ने इस बात को कहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि कोई ना कोई इसका निहित उद्देश्य है शिक्षण का, तो स्व उद्देश्य प्रोसेस है। वह निहित उद्देश्य क्या है, टू लर्न, लर्निंग, अधिगम, सिखाना। क्या सिखाना, पाठ्यक्रम। कब सिखाना, एक निर्धारित करिकुलम के तहत। किससे सिखाना, साधनों से। किस प्रकार सिखाना, पद्धतियों से। वो सही सिखा पा रहा है कि नहीं, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो यह स्व उद्देश्य प्रक्रिया भी है, यह एक विकासात्मक प्रक्रिया भी है, निरंतर डेवलप होता रहता है। जब शिक्षक शिक्षार्थी को कुछ सिखाएगा, अधिगम करवाएगा, तो निश्चित तौर पे इसमें अपने ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान का विकास होगा और पूरे भारत समाज में एक विकासात्मक प्रोसेस या एक विकास शिक्षा के क्षेत्र में एक उन्नत और गुणवत्ता प्रदान होती रहेगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक संप्रेषण प्रक्रिया भी है। शिक्षण संप्रेषण प्रोसेस भी है। कैसे है, इस बात को देखें। क्यों है, कैसे है, क्या है, इन तीन बिंदुओं को अपने अंदर रखिए समझने के लिए, क्योंकि इसी पर ही क्वेश्चन बनेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया यानी कि शिक्षक संवाद करता है, संप्रेषण करता है कुछ साधनों के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं यह सिखाने के लिए एक संप्रेषण प्रक्रिया है। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया भी है। तो आमने सामने होने वाली प्रक्रिया भी है। आमने सामने का मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने होते हैं और उनके बीच में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जिस प्रोसेस के थ्रू, तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। क्या शिक्षण को मापा जा सकता है? शिक्षण को मापा जा सकता है? जी हां, शिक्षण को मापने योग्य भी है। शिक्षण को मापने का यानी सीखने का मापदंड होता है उसका एक, जैसे हम कॉलेज की बात करें तो एग्जाम होती है, एग्जाम के थ्रू उसके शिक्षण के स्तर को मापा जा सकता है, उसके अधिगम स्तर को मापा जा सकता है कि उसने कितना सीखा है, कितनी क्षमता उसके अंतर्गत है। तो शिक्षण एक जो है मापने योग्य प्रोसेस भी है, मापने योग्य प्रक्रिया भी है। इन सब से प्रश्न बनने वाले हैं।
शिक्षण में क्या सुधार हो सकता है? प्रोसेस के अंतर्गत सुधार होता है कि एक जैसा ढांचा है, फिक्स मशीन जैसा ही चलता है? नहीं, शिक्षण में सुधारात्मक निरंतर चलता रहता है। नित्य नवीन आयाम, नित्य नवीन खोज, नित्य नवीन पद्धतियां, नित्य नवीन डिजिटल आयाम का प्रयोग करके उनकी गुणवत्ता और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर सुधार की प्रक्रिया शिक्षण के अंतर्गत चलती रहती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक सुधारात्मक प्रक्रिया भी है। सुधारात्मक प्रक्रिया भी है। शिक्षण एक जो है त्रिध्रुवी पद्धति है। त्रिध्रुवी पद्धति का मतलब मेरा यहां पर यह है थ्री डायमेंशनल। त्रिध्रुवी यानी कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो ये त्रिध्रुवी प्रोसेस है। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक होता है, इसको हम चर भी कह सकते हैं। तीन चर शिक्षण के, एक शिक्षक, दूसरा छात्र, तीसरा पाठ्यक्रम। ये जो चर होते हैं इसमें शिक्षक जो होता है वह स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र चर। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। छात्र डिपेंड होता है शिक्षक के ऊपर, तो ये परतंत्र चर हो गया। तो ये परतंत्र हो गया यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड। और ये हस्तक्षेप चर कहलाता है। ये स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं निर्णय लेता है। इसको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो ये त्रिध्रुवी प्रोसेस भी है शिक्षण। शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है, न कि नाम औपचारिक प्रक्रिया है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि एक प्रोसेस के अंतर्गत शिक्षण में क्या क्या समाहित होता है या कितने रूप में हम उस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया। अब यदि हम पूरे शिक्षण की विशेषताओं की बात करें, और विशेषताओं में न सिर्फ विशेषता की बात करूं, मैं बात करना चाहूंगा उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। तो उत्तम शिक्षण की विशेषताएं, समझने का प्रयास करते हैं। उत्तम शिक्षण की विशेषता यानी कि इसके अंतर्गत जो घटना घटित होती है, इसके अंतर्गत जो भी हम देखते हैं, इसके अंतर्गत जितना भी प्रोसेस होता है, जितने भी कार्य होते हैं, जो भी बातें होती है, उसको हम विशेषता के अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। तो पहली क्या विशेषता है शिक्षण की? पहली विशेषता है आदान प्रदान। पहली विशेषता क्या है इसकी? आदान प्रदान। आदान प्रदान किसका? सूचनाओं का। सूचनाओं का आदान प्रदान शिक्षण के अंतर्गत होता है। यदि सूचना का आदान प्रदान नहीं होगा तो शिक्षण का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा, और शिक्षण का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा तो शिक्षण कहलाएगा ही नहीं। तो शिक्षक शिक्षार्थी को कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना प्रदान करता है, जिसे हम ज्ञान भी कहते हैं। तो इसमें आदान प्रदान होता है, ये इनसे प्राप्त करता है, ये इनसे प्राप्त करता है, ये इनसे प्राप्त करता है। तो पहली बात इसकी यह है कि शिक्षण में आदान प्रदान होता है किसका? सूचनाओं का। पर सूचनाएं कौन सी? ऐसा नहीं कुछ भी इस पाठ्यक्रम से अलग अलग सूचनाएं दी जा रही है। वो एक हायर एजुकेशन के अंतर्गत उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो शिक्षण नहीं होगा। सूचना होना चाहिए अपेक्षित।
अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। अपेक्षित मतलब निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार एक शिक्षक शिक्षार्थी को इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है, ज्ञान प्रदान करता है, वह उसे कहा जाता है आदान प्रदान सूचनाएं। दूसरा इसमें जो होता है वो होता है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के यहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, अधिगम तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो प्लानिंग जो होता है, एक सामान्य प्लानिंग होता है और एक होता है इफेक्टिव प्लानिंग, प्रभावी नियोजन। तो इसके अंतर्गत प्रभावी यानी कि इफेक्टिव नियोजन होता है। प्रभावी नियोजन के माध्यम से ही एक निहित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है शिक्षण के। तो इसमें पूरे में बिना प्लानिंग के शिक्षण संभव नहीं है। दूसरा इसमें इसकी विशेषता के अंतर्गत हम देखें कि जो ये शिक्षार्थी है, ये शिक्षार्थी एक्टिव इसकी प्रेजेंस होती है, एक्टिव प्रेजेंस होती है इसकी। एक्टिव प्रेजेंस यानी कि इसकी क्रियाशीलता की उपस्थिति होती है। यहां पर क्रियाशील कार्य करते हुए एक्टिव होता है ये। तो शिक्षण के अंतर्गत तभी यह अधिगम प्राप्त करेगा जब वह एक्टिव मोड में होगा, जब वह उसकी प्रेजेंस एक्टिव होगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि शिक्षार्थी जो होता है वह एक्टिव प्रेजेंस में होता है, यानी कि इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि क्रियाशीलता की उपस्थिति छात्र की, क्रियाशीलता की उपस्थिति स्टूडेंट की। इसके अलावा इसकी और विशेषता के बारे में हम देखें तो ये पूरा डायरेक्शनल होता है, निर्देशात्मक। शिक्षण एक निर्देशात्मक डायरेक्शनल प्रोसेस होती है इसकी। मैंने आपको अभी बताया कि यहां से यहां से यहां से पूरा एक डायरेक्शन के थ्रू शिक्षण अपने अधिगम तक पहुंचता है। शिक्षण के अंतर्गत सहयोग होता है। सहयोग किनका? शिक्षक और छात्र के बीच में सहयोग होता है। तो शिक्षण में सहयोग भी होता है। शिक्षण आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? साधन पर, पद्धतियों पर। तो मेथड के बिना ये जो पाठ्यक्रम है इसको शिक्षार्थी तक नहीं पहुंचाया जा सकता एक अपने निहित उद्देश्य और निहित करिकुलम के तहत। तो इसमें यह आधारित होता है पद्धतियों पर। शिक्षण जो होता है वो व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा होता है। व्यक्ति यानी कि व्यक्ति की भावनाओं से, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी व्यक्ति की भावना से शिक्षण जुड़ा होता है। शिक्षण जो होता है वह एक उपचारात्मक भी होता है और निदानात्मक भी होता है। तो शिक्षण उपचारात्मक होता है, रेमेडियल होता है। उपचारात्मक यानी कोई छात्र है, वो छात्र कमजोर है समझने में, तो छात्र की समस्या को दूर करने का दायित्व शिक्षक का है। तो शिक्षक जब इसकी समस्या का समाधान करता है, इसकी समस्या का जब उपचार करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी विशेषता के अंतर्गत रख सकते हैं कि शिक्षण उपचारात्मक होता है। शिक्षण निदानात्मक भी होता है। डायग्नोसिस, जांच करता है। शिक्षण जांच करता है, पहचान करता है। पहचान करता है, किसकी पहचान करता है? इसके लेवल की, छात्र के ज्ञान, छात्र का कौशल, छात्र की क्षमता,
और छात्र की कमजोरियां और छात्र के अंतर्गत समझने में जो आने वाली बाधाओं का पता लगाने का काम भी एक शिक्षक का होता है। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यह एक निदानात्मक भी है, डायग्नोसिस भी है, जांच करता है। जैसे हमारे शरीर की जांच लेबोरेटरी में होती है, तो इसी प्रकार इसकी जांच एक निदानात्मक डायग्नोसिस प्रोसेस के थ्रू एक शिक्षक शिक्षार्थी की जांच करता है। शिक्षक जो होता है, शिक्षण जो होता है, शिक्षक की उपस्थिति, इसमें शिक्षण में शिक्षक की जो उपस्थिति होती है, शिक्षक की उपस्थिति किस प्रकार की होना चाहिए, एक शिक्षक को छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, शिक्षा के दौरान उसकी जो उपस्थिति होती है शिक्षक की, वह दार्शनिक और मित्र की होना चाहिए। तो शिक्षक की उपस्थिति शिक्षा के दौरान दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका में होती है। यानी कि दार्शनिक आने वाली समस्याओं और अपने ज्ञान को किस रूप में उन सिद्धांतों को समझाते हुए प्रतिपादित कर इसको पहुंचाना और एक मित्रवत व्यवहार करते हुए इसको शिक्षा प्रदान करना, तो उसकी उपस्थिति यहाँ पर किस प्रकार की रहना चाहिए, दार्शनिक एवं मित्र के रूप में, ये इस शिक्षण की विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं। शिक्षण और शिक्षार्थी के बीच में जो संबंध होता है वो माधुर्यपूर्ण होना चाहिए, तभी वह शिक्षण अपने निहित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो हमने आज 3 बातों को विशेष तौर पर देखा। शिक्षण क्या है, शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षा के बीच में क्या अंतर है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है, शिक्षण में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, शिक्षण की उत्तम विशेषताएं क्या है, इस बात को हमने मूल रूप से एक रूट के आधार पर समझने का प्रयास किया। यही पूरे टॉपिक का पिलर है। पूरा पिलर जो है इसी टॉपिक पर चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आगे रहेगा ही, लेकिन जनरली जो आज हमने पढ़ा उसमें यदि हम बात करें तो बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर बनेंगे और बनते हैं। पहला प्रश्न जैसे हम बात करें कि स्वतंत्र चर क्या है, परतंत्र चर क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, शिक्षण कितने प्रतिमानों पर आधारित है, औपचारिक और निर्देशात्मक, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षण का क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है इस शिक्षक को, इस शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना। सबसे महत्वपूर्ण सिखाने के बाद उसका व्यक्तित्व विकास हो जाए, यही शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और नॉर्मल उद्देश्य उसे सीख देना या सिखाना या सीख उत्पन्न करना। प्रभावी शिक्षक जो होता है, प्रभावी शिक्षक के व्यवहार में क्या होना चाहिए, इस आधार पर प्रश्न बनता है। प्रभावी शिक्षक की कुंजी क्या है, प्रभावी शिक्षक की कुंजी क्या है। तो एक प्रभावी शिक्षक जो होता है वह शिक्षार्थी को जो सिखाई गई बातें हैं उसे पुनः याद करवा दे, या जो सिखाई गई बात जो शिक्षार्थी पुनः याद कर ले, यही शिक्षक की एक महत्वपूर्ण कुंजी होती है। शिक्षक के द्वारा कोई बात सिखाई गई और शिक्षार्थी उसे पुनः याद कर ले, ये उसकी की होती है इस शिक्षक की। शिक्षण का जो उद्देश्य होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह यह शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करना। उद्देश्य यानी कि यह शिक्षण का उद्देश्य अधिगम है और इसका अर्थ क्या है, तो शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करना यानी कि एक ज्ञान अर्जित करना। शिक्षण का जो पहला चरण होता है वो क्या होता है, अभी कॉमन सेंस के प्रश्न बनते हैं इस पे। शिक्षण का पहला चरण क्या होगा,
यानी कि प्रजातांत्रिक मूल्य के आधार पर भारत सरकार शिक्षा प्रदान करना चाहती है हायर एजुकेशन स्तर पर। तो वह क्या करेगा, पहले प्लानिंग करेगा। तो शिक्षण का जो पहला चरण होता है वो क्या होता है, प्लानिंग होता है। शिक्षण में क्या क्या हो सकता है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो मापने योग्य होता है, उपचारात्मक होता है, सुधारात्मक होता है, निदानात्मक होता है। शिक्षण के बीच में संवाद, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत संवाद किन किन के बीच में होता है, तो मोस्टली शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संवाद होता है, और वह संवाद होता है, यह संवाद संप्रेषण होता है। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या है, इससे भी कई बार प्रश्न किसी भी प्रकार के बन सकते हैं। तो मैं एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसके बाद ये पिलर पर जब पूरा टॉपिक खड़ा होगा तो आपके अंदर एक समझ बनेगी, और समझ के आधार पर फिर आप क्वेश्चन इसको बहुत इजी तरीके से बना पाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आज 3 टॉपिक आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट हमारा